हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुछ क्वेश्चंस हमने कल देखे थे, कुछ आज देख लेते हैं। और डीएसएसबी के जितने भी पेपर होने वाले हैं उनको सभी को हम एक एक करके धीरे धीरे हल करेंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम बैठेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल देख लेते हैं आज के हिस्से का। वाक्य के अनुसार विशेषण का सही विकल्प आपको बताना है। तो वाक्य दिया गया है, उसमें विशेषण का भेद आपको छांट करके बताना है। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। यहां पर साफ ब्रैकेट्स में लिखा गया है 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो 200 क्या है? एक संख्या है, और संख्यावाचक विशेषण विशेषण का एक भेद होता है, आपको पता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। और प्रश्न है कि आजकल कोई भी किसी का भी काम करने को तैयार है। आजकल कोई भी किसी का भी काम करने के लिए तैयार है। छांटना क्या है? उद्देश्य। और आपको पता है दो चीजें होती हैं, एक होता उद्देश्य, एक होता है विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य बोलते हैं, और उद्देश्य के बारे में जिसको कुछ कहा जाए उसको विधेय बोलते हैं। ये आप जानते हैं। तो किसके बारे में कहा गया है यहां पर कि जो कोई भी काम करने के लिए तैयार है ना। तो आजकल कोई भी इसके बारे में बात की जा रही है, तो ये उद्देश्य होगा। किसी का भी काम करने के लिए तैयार है, तो ये इसके बारे में कहा गया है यहां पर, ये विधेय होगा। तो आजकल कोई भी, ये इसका उद्देश्य होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। ये हमने अभी किया ही है। तो सही विकल्प आपको चुनना है, मेरा भाई शिवम आज विदेश जाएगा। किसके बारे में बात की गई है? उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य के बारे में जिसके बारे में बात की जाती है उसको उद्देश्य बोलते हैं ना। तो आजकल मेरा भाई, यहां पर बात की गई मेरा भाई शिवम आज दिल्ली जाएगा या विदेश जाएगा, कहीं भी जाएगा वो। तो आज मेरा भाई शिवम, तो ये मेरा भाई शिवम जो है ये क्या है? उद्देश्य है। क्लियर है? आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित वाक्यों में या विकल्पों में मिश्र वाक्य को पहचानना है। अब आपको पता है मिश्र वाक्य जब होता है, एक तो मुख्य उपवाक्य होता है, दूसरा उसके ऊपर आश्रित होता है, और जो दो वाक्य जुड़े होते हैं वो या तो संज्ञा उपवाक्य कहलाता है वहां पर बीच में, या फिर विशेषण या फिर क्रिया विशेषण। याद रखिए, अगर उसमें की जुड़ा है बीच में तो संज्ञा उपवाक्य आ जाएगा, ठीक है। ये जो संबंध बोधक अव्यय जुड़ा रहता है इसके साथ जुड़े रहेंगे वाक्य। ध्यान से सुनिए इस बात को। अगर की मिल गया तो संज्ञा उपवाक्य है, और संज्ञा उपवाक्य है तो मिश्र वाक्य बन जाएगा। दूसरा विशेषण उपवाक्य है। विशेषण में क्या रहता है? जो, जिसका, जैसा, अगर ये चीजें मिल जाए आपको तो विशेषण वाला होता है, विशेषण उपवाक्य बन जाता है। और क्रिया विशेषण, ये जब, तब, इस तरीके का अगर मिल जाए आपको तो वो क्रिया विशेषण उपवाक्य में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हैं, तीनों उपवाक्य, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण, अगर ये जुड़े हुए मिल जाए तो मिश्र वाक्य है। सीधी सी बात है, उसमें सोचना ज्यादा कुछ है नहीं। तो कई सवाल मिलेंगे ऐसे, देखते हैं। तो इसमें देखिए, काम जल्दी समाप्त करो और घर आ जाओ, ये तो संयुक्त वाक्य हो गया। काम जल्दी समाप्त करो और घर आ जाओ, दो क्रियाएं हैं, दो सरल वाक्य जुड़े हैं, संयुक्त वाक्य है। उसे पूरा विश्वास है कि, आगा आ गया कि, और ये कौन सा उपवाक्य हो गया? संज्ञा उपवाक्य। तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला वाक्य है, रुपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वो बहुत मेहनती है। अब ये क्या दिखा रखा है? रुपेश ही प्रथम आएगा, क्यों? क्योंकि वो बहुत मेहनती है, उसकी विशेषता बता दी है। ये भी उपवाक्य कौन सा जुड़ गया? वो क्या है? वो मेहनती है, तो विशेषण उपवाक्य, ठीक है। तो ये क्या रहेगा? विशेषण उपवाक्य रहेगा इसमें। नेक्स्ट एक और सवाल, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। और आपको पता है संयुक्त वाक्य वो होता है जिसमें दो सरल वाक्य होते हैं। दो सरल वाक्य जो है वो जुड़े रहते हैं बीच में एक संबंध बोधक अव्यय के साथ, और ये और, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो बीच में रहेंगे, बाकी दोनों जगह सरल वाक्य होंगे, ठीक है। तो क्या वह यहां आ गया? ये तो सरल वाक्य है। वक्त बीत जाता है पर बात याद रहती है। दो चीजें हैं, दो सरल वाक्य हैं, बीच में पर से जुड़े हुए हैं, तो ये संयुक्त वाक्य बन गया है, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला क्या कहता है?
इच्छावाचक वाक्य का सही विकल्प आपको चुनना है। इच्छावाचक वाक्य, भारत एक देश है, एक तो सूचना है, विधानवाचक वाक्य है, ठीक है। भगवान करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओ, तो इच्छा है, यहां पर इच्छा जताई गई है, भगवान करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओ, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। उद्देश्य का सही विकल्प फिर पहचानना है। फिर उद्देश्य आ गया, वह बालिका बहुत अच्छा काम करती है, और ये निशानी मैंने आपको पहले से ही बता दी है, किसके बारे में कही गई बात है, वह बालिका के बारे में है। तो उद्देश्य क्या रहेगा, वह बालिका। तो ठीक है, यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वह बालिका। एक और सवाल है, इस वाक्य में विधेय बताना है, ठीक है। तो विधेय क्या था, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसको विधेय कहते हैं, ये हम बता चुके हैं। तो सुंदर मोर बहुत देर से नाच रहा है, सुंदर मोर ये तो उद्देश्य है, सुंदर मोर क्या है, ये उद्देश्य है। और उद्देश्य क्या कर रहा है, बहुत देर से नाच रहा है। कौन नाच रहा है, मोर नाच रहा है। तो बहुत देर से नाच रहा है, ये क्या आ गया, ये विधेय आ गया, ये आ गया विधेय। तो उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ रही होंगी, और इजी है ये कंसेप्ट, ज्यादा मुश्किल है नहीं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से आपको संयुक्त वाक्य को पहचान के लिखना है। अब संयुक्त वाक्य थोड़ी देर पहले ही बताया था, और से जुड़ा हुआ मिलेगा, किंतु परंतु लेकिन पर, इस टाइप के जो अवयव होंगे उनसे जुड़ा हुआ मिलेगा। देखिए, सूर्य पूर्व से उदय होता है, ये तो सरल वाक्य है। बच्चा जिस कक्षा में प्रसन्न है, ये भी सरल वाक्य है। अब ये देखिए, वह अच्छे स्कूल में पढ़ा है, और वह स्कूल उसके घर के पास था। दो चीजें जुड़ी हुई हैं और से, तो ये सरल वाक्य, ये सरल वाक्य, तो संयुक्त वाक्य ये बन गया। तो इसका सही उत्तर ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। मिश्र वाक्य पहचानना है। मिश्र वाक्य पहचानना है, एक मुख्य उपवाक्य, बाकी उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होगा, ठीक है। तो इसको देखिएगा, इस समय सर्दी है तो कोट पहन लो, इसमें तो कुछ है नहीं मिश्र वाक्य का कंसेप्ट। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आगे आऊं, यदि तो का कंसेप्ट आया बीच में। देखिए, कंजक्शन आपने पढ़े होंगे इंग्लिश में, जैसे आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, ऐसे ही हिंदी में वो जोड़े होते हैं। यदि तो, जब तब, इस तरीके की चीजें जब जुड़ी रहती हैं तो वहां मिश्र वाक्य का कंसेप्ट होता है। सीधा सीधा कंसेप्ट है ये। तो यदि आप आज्ञा दें तो मैं आगे आऊं, मैं आगे कब आऊंगा, यदि आप आज्ञा दें तो, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यहां पर आश्रित है, ठीक है। तो ये मिश्र वाक्य बन गया। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, किसी दिन वाक्य पर विशेष कक्षा का आयोजन होगा, चिंता मत करिए। वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताना है आपको, और ये रहा आपके पास वाक्य, इसमें से संज्ञा वाला वाक्य छांटना है, उपवाक्य। और हमने बताया था संज्ञा वाला उपवाक्य की के आगे मिलेगा आपको, ठीक है। उसने कहा कि, आ गया ना, देखो कि, जहां ये नजर आ जाए वहां संज्ञा उपवाक्य होता है। उसे कुछ भी नहीं पता, उसे कुछ भी नहीं पता, की के ठीक आगे जो होगा वो संज्ञा उपवाक्य होगा। तो उसे कुछ भी नहीं पता, ये वाला जो पार्ट है ये वाला रहेगा आपका संज्ञा उपवाक्य, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक और सवाल है, स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। 2-3 मैं बताऊंगा, 1-2 आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एक दीर्घ संधि होती है, एक वृद्धि संधि होती है, लिख देता हूं इधर, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि, एक और बच गई, ये आपके लिए छोड़ देता हूं, कमेंट करके बताइए कौन सी संधि होती है, ठीक है। तो ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। चलिए आगे देखते हैं एक और सवाल। गंगा जमा उर्मी संधि आ गई है, गंगा जमा उर्मी, तो आ जमा उ, ये क्या बनता है, ओ। आ जमा उ क्या बनेगा, ओ बनेगा, गुण संधि है, ठीक है। तो ये गंगोर्मी, गंगा जमा उर्मी, गंगोर्मी, ठीक है। नेक्स्ट एक और देखते हैं, अछूतोद्धार, इसका संधि विच्छेद करना है। अछूतो उद्धार वही है, अ और उ क्या बनता है, ओ बनता है, ठीक है। तो अछूतोद्धार में इसमें ओ बना हुआ है, तो इससे बना होगा अछूत जमा उद्धार, साफ दिखती हुई चीज है। अछूत जमा उद्धार, अछूतो उद्धार। दूसरे में भी अछूत जमा उद्धार है, लेकिन उसमें छूत में छोटे उ की मात्रा ही गलत है, अछूत आएगा, अछूत नहीं होता, अछूत होता है, ठीक है। अछूतो उद्धार, ठीक है। तो ये वाला इसका सही पार्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, वी जमा आप्त
वी जमा आप्त, ये देखिए वी जमा आप्त, ई और ई मिलकर के क्या बनता है, यह यण संधि का एग्जाम्पल है। तो वी आप्त यानी कि व्याप्त, क्या बनेगा, व्याप्त। वी, इसको करके दिखाऊं आपको, चलिए इसको करके दिखाता हूं एक को, ठीक है। यण संधि बहुत महत्वपूर्ण है, तो रहेगा ये व ई, वी ऐसे बनेगा, ये जमा आप्त ऐसे है, तो नजदीकी ये है ई और आ, ये है, ये बनेगा क्या, यह। वह अलंत है तो वह याप्त, व्याप्त, ठीक है। आ जुड़ जाएगा इसमें तो ये व्याप्त बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, महोदधि, इसका संधि विच्छेद करना है। ये रहा सवाल आपके सामने। महोदधि, महा जमा उदधि, महा जमा उदधि, आ और उ मिलकर के क्या बना, महो, ठीक है, महोदधि। ओके, हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं एक और। अगला सवाल क्या कहता है, सही संधि वाला विकल्प आपको पहचानना है। मातृ जमा आनंद, देखिए मातृ जमा आनंद, ये है आपका शब्द। तो री और अ ये बना के क्या बनता है, र, क्या बनता है, र। और त में र मिलता है तो क्या बनता है, त्र, तो क्या बन जाएगा, मा त्र, और आगे आ लगा दो, मात्रानंद, क्या बन जाएगा, मात्रानंद। तो री और र मिलकर के, री और ए मिलकर के क्या बना, र बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यद्यपि, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, यदि जमा अपि, यद्यपि, ई और अ मिलकर के क्या बना, यह बना। ये भी यण संधि का एग्जाम्पल हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक और। अगला पार्ट क्या है, गई जमा अक, ये आपको कमेंट करने के लिए मैंने जो संधि कही थी वही वाली है, ठीक है। तो गई जमा अक क्या बनता है, गायक, गई जमा अक क्या बनता है, गायक, तो गायक बन गया सही, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और, उत जमा चरित, त और च मिलकर के क्या बनता है, आधा च और च, ठीक है। त का च बन जाता है जब उसके आगे च और छ होता है, तो ठीक है। तो ये व्यंजन संधि का नियम है, उत्चरित यानी उच्चरित, ठीक है, च बन जाएगा इसका, और चरित आगे रखा ही है तो उच्चरित। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या कहता है, जगत जमा नाथ, जगन्नाथ, बहुत पॉपुलर है, आसान है, जगत जमा नाथ, जगन्नाथ, ठीक है। इसको करवाने की जरूरत है ही नहीं, आप जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिगंबर, दिगंबर ये भी व्यंजन संधि है, क का ग बन जाएगा, क का क्या बन जाएगा, ग। दिक जमा अंबर, दिक जमा अंबर, दिगंबर, दिक जमा अंबर, दिगंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं एक और सवाल, लिपि किसे कहते हैं, ये बेहतरीन सवाल, ऐसे सवाल आते हैं। देखिए लिपि किसे कहते हैं, लिपि होते हैं वो चिन्ह, संकेत जिनके द्वारा लिखा जाता है, उनको लिपि कहते हैं। तो लिखित ध्वनियां जितनी भी होती हैं उनके संकेत जो होते हैं उनको आप लिपि बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है, ये तो हिंदी का हर विद्यार्थी जानता है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज है, ठीक है। वो सदल मिश्र याद है ना, वही वाले लल्लूलाल सदल मिश्र। अगला सवाल, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, ये पंक्ति किस संपादक के द्वारा ग्राहकों से चंदे की अपील के रूप में लिखी गई थी, प्रताप नारायण मिश्र थे ना, यस। प्रताप नारायण मिश्र ने अपने अखबार में ऊपर एक पंक्ति छपवा दी थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से 8 महीनों से तकरीबन कुछ पैसा वैसा उनको मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने लोगों को डायरेक्ट मांगने की बजाय ये पंक्ति लिख दी थी, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, हमारा भी रोजगार चलेगा कुछ उससे। तो ये प्रताप नारायण मिश्र का था, और वो पत्र कौन सा था ये आप हमें कमेंट करके बताइए, बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ। चलिए नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के समस्याएं, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, ये वाली जो किताब है भारतीय इतिहास, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, ये रामविलास शर्मा की किताब है। किसकी किताब है, रामविलास शर्मा की। नेक्स्ट,
सियाराम शरणगुप्त की रचना कौन सी है? सियाराम शरणगुप्त जाने जाते हैं मौर्य विजय से। इनमें से देखिए, रसिक रहस्य इनकी नहीं है, विष्णुप्रिया इनकी नहीं है, स्वदेश संगीत इनकी नहीं है, तो मौर्य विजय इनकी रचना है। अगली बात और देख लेते हैं कि एक भारतीय आत्मा, कल भी हमने देखा था एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी के बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए थे, तो आज ये माखनलाल चतुर्वेदी आ ही गए हैं नाम में, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, अगला सवाल, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? देखिए, सार्थक पूछा गया है, यहां पर निरर्थक नहीं है, तो सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होती है। क्या होती है? शब्द। शब्द है जिसका अर्थ होता है ना, वही। अगर इससे आप निरर्थक की बात करेंगे तो आप लघुत्तम इकाई में वर्ण को ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक और सवाल है, कुणाल, कुणाल गीत के रचयिता कौन है? कुणाल गीत आपको पता है मैथिली शरण गुप्त का था, मैथिली शरण गुप्त ने रचा था कुणाल गीत। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है। देखिए, दूसरे तार सप्तक में हरिनारायण व्यास थे, शमशेर बहादुर सिंह थे, भवानी प्रसाद मिश्र थे, अज्ञे नहीं थे। अज्ञे तार सप्तक में थे, ना कि दूसरे सप्तक में। ठीक है, 1943 में आया था ना, उसमें थे। ओके, अमुनयगिरी प्रभा। और अभी आप बताइए दूसरे वाले सप्तक की, दूसरे सप्तक की ट्रिक क्या थी? चलिए, चितकोबरा, चितकोबरा मृदुला गर्ग का उपन्यास। वन लाइनर क्वेश्चंस हैं सीधे सीधे, और इसके लिए हम आपको बताएंगे एक दिन किताबें कौन कौन सी पढ़नी है। तो इनके लिए आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। जो साथी DSSB की तैयारी कर रहे हैं, एक वीडियो हम उनके लिए बनाएंगे कि कौन कौन सी किताबें, कौन कौन सी पुस्तकें जो हैं आपके लिए पर्याप्त हैं, जो आपको सिलेक्शन दे देंगी DSSB का। चितकोबरा उपन्यास मृदुला गर्ग, और इसके बाद अगली है पारिजात। पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है पारिजात। नेक्स्ट एक और है, निम्न में से किस पत्रिका का संपादन कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा नहीं हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाएं लिखी थी, और वो थी हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी। वो तो हो गई। अब चौथी भारत मित्र है, वो इनकी नहीं है, हरिश्चंद्र की नहीं है। ठीक है, तो यही उत्तर इसका हो जाएगा। है किसकी, ये आप हमें कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इसमें छंद पूछा गया है, कौन सा है? तो इसमें छंद है हरिगीतिका। ये कौन सी रचना से लिया गया है आप जानते हैं, और उस रचना में हरिगीतिका के ढेर सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब एक नई बात, इसमें अगर आपसे अलंकार पूछा गया होता तो क्या करते आप? मानो देखते और उत्प्रेक्षा लगा देते। क्या लगा देते? उत्प्रेक्षा। छंद रहेगा इसमें हरिगीतिका, और अलंकार रहेगा इसमें उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट देखते हैं, अलंकार का एक और सवाल आया है। देखिए, तो पे बारो उर्वशी सुन राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी छवे उर्वशी समान। या उर्वशी उर्वशी दोनों अलग अलग अर्थ हैं। बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बताने की भी जरूरत नहीं है। 2 शब्द हों, अलग अलग अर्थ हों, तो यमक अलंकार होता है। सीधा सीधा आप छांट के लिख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है यमक। एक और रस पूछा गया है इस बार, क्या है? उधर सिंधु, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। देखने में कैसा लग रहा है जब आप पढ़ते हो? उधर सिंधु, उधर गरजती सिंधु लहरियां, थोड़ा सा डरावना लग रहा है। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। जैसे सांप आ रहे हो ऐसा लग रहा है, तो भयानक है। कौन सा रस है? भयानक रस है। अगला सवाल, चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और इन सब के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, मुख्य कौन सा है? स्थायी भाव। तो स्थायी भाव कब? जब उसमें मिल जाएंगे, विभाव मिल जाएगा, विभाव के बाद अनुभाव मिल जाएगा, और संचारी भाव। ये तीनों, जब ये तीनों इसके साथ मिल जाएंगे ना, तो ये स्थायी भाव, ये स्थायी भाव, इसको हमारा जो सहृदय है, हमारा जो दर्शक है, वो इसको ग्रहण करने योग्य हो जाएगा। तब उसको रस के रूप में जब ग्रहण करने योग्य हो जाता है, तो वो प्रक्रिया जो कहलाती है वो रस कहलाती है। ये वाली डेफिनेशन किसने दी थी? ये वाली दी थी श्याम सुंदर दास ने। तो श्याम सुंदर दास ने कहा था कि जब स्थायी भाव मिल जाएगा ना, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के योग से जब आस्वादन करने योग्य हो जाता है,
तब जो है सहृदय उसको ग्रहण करता है, उसको हम कह सकते हैं रस हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और सवाल क्या कहता है, निम्न में से कौन सा विकल्प काव्य में छंद के महत्व से संबंधित गलत विकल्प है? छंद के बारे में गलत बात कौन सी है? देखिए सवाल क्या कहता है, छंद से हृदय को सौंदर्य बोध मिलता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। छंद सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं है, नहीं, ये गलत है। छंद सरस होने के कारण मन को भाते हैं, ऐसा नहीं है कि छंद सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं है, गलत है ये। छंद में स्थायित्व भी होता है, भावनाओं को झंकृत भी करते हैं, सब कुछ होता है। तो कौन सा विकल्प है इनमें? 2 नंबर वाला सही है। ठीक है, आगे एक रस पूछा, चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिन सी जाए छिन से, गर्व करे क्या इतना। कबीरदास की पंक्ति, मन रे तन कागज का पुतला, तो शांत रस की पंक्ति है ये। कौन सी रस है? शांत रस का एग्जाम्पल है। बहुत सारा पॉपुलर जब रस की कुछ कुछ चंद पंक्तियां देखते हैं ना आप, जितने भी रस हैं 8, 9, 11 जितने भी आप स्वीकार करते हैं, तो सारे की सारी एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो शांत रस का बड़ा फेमस एग्जाम्पल है ये। चलिए, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, बहुत बहुत मतलब पॉपुलर एग्जाम्पल। कौन सा अलंकार है? बिना देखे लोग कह सकते हैं इसमें सलेस अलंकार है। हालांकि समझने होंगे, जो साथी नए हैं उनको बता दें कि पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, मोती, मानुष और चून के अर्थ में। पानी मोती के अर्थ में चमक अर्थ देता है, मानुष के रूप में इज्जत देता है, और चून यानी कि आटे के अर्थ में पानी होता है, यानी कि जल। तो 3 अर्थ देता है, इसलिए एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हों तो वहां सलेस अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक गए थे सारे श्रोता। तो ये हालत जब होती है तब स्थिति बड़ी दयनीय बन जाती है। तो जब आदमी गा रहा है और सारे श्रोता उसके खिसक गए हैं, तो ये हास्य रस का एग्जाम्पल था कि घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो इसको सुन करके पढ़ करके पाठक का मन जो है खुश हो जाता है, उसको हंसी आती है, तो ये हास्य रस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला एक और सवाल देखते हैं। किलकत कहन घुटनुवत आवत, किलकत कहन घुटनुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे खावत घावत। तो ये वाला जो सूरदास की पंक्तियां, सूरदास ने जितना भी लिखा ना वात्सल्य रस में लिखा, आप भली भांति परिचित हो उससे। कहन किलकत घुटन, एक बच्चा जो छोटे छोटे उसमें आ रहा है, बच्चे का वर्णन क्या गया है बड़े प्यार से, तो वात्सल्य रस है। जो कृष्ण है वो घुटनों के सहारे चलते हुए आ रहा है, थोड़ा सा बोलता किलकारी मारता हुआ, तो वो वाला एग्जाम्पल था, तो वात्सल्य रस का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक ही शब्द जब 2 या 2 से अधिक बार आए, उनका अर्थ अलग अलग हो, थोड़ी देर पहले ही बताया था जब एग्जाम्पल आया था उर्वशी वाला, तो यमक अलंकार होता है। चलिए आगे चलते हैं। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जानी परे हियरे जब कुंभलाए। इसमें कौन सा छंद है? देखिए इसमें है बरवे छंद, बरवे छंद, जिसमें रहीमदास ने लिखा था ना बरवे नय का भेद, वो वाला बरवे छंद है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट एक और, सीता के पैर कमल के समान है, ये बात हो रही है। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, सीसा समतुल्य से, अगर ये ऐसी चीजें आती हैं तो उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दैनिक पत्र था? देखिए समाचार सुधा वर्षण जो है वो दैनिक पत्र था। लोकमित्र, प्रजापति, बंगदूत ये दैनिक पत्र नहीं है, एक साप्ताहिक एक मासिक है, इस तरीके से वो। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक पत्र था ये बता दिया। वामा, वामा हिंदी की मासिक महिला उपयोगी पत्रिका है, उसका संपादन किसके निर्देशन में हुआ था? वामा का। तो ये मृणाल पांडे के निर्देशन में हुआ था। ठीक है, किसके निर्देशन में? मृणाल पांडे के। अगला सवाल, जनसत्ता नामक अखबार के संपादक कौन थे? जनसत्ता अखबार जो था वो प्रभास जोशी द्वारा निकाला गया था, तो प्रभास जोशी इसके संपादक थे। दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 में निकला था और झांसी से निकला था। कहां से निकला था? झांसी से। ठीक है, निबंध लेखन के लघु रूप को क्या कहते हैं? आलेख। निबंध लेखन का लघु रूप आलेख है। जब आप अभिव्यक्ति और माध्यम पढ़ते हैं ना, उसमें आलेख, फीचर, रिपोर्ट, विज्ञापन, ये सारी चीजें आती हैं उसमें।
अगला सवाल है कि आज के समय में उपभोक्ता को आकर्षित करने का सबसे सही तरीका क्या है? एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है, विज्ञापन से श्रोता जो हैं वो खिसके चले आते हैं, तो ये इसका सही उत्तर हो गया। किस माध्यम के आ जाने से अखबार को अपना कार्य और रोचक बनाने में फिर से सोचना पड़ा? तो आपको पता है इंटरनेट जब से आया है तब से सबकी मैं क्या ही शब्द कहूँ आपको, सबको फिर से सोचना पड़ रहा है, क्योंकि इंटरनेट बहुत गति से एकदम से जिस तरीके से कार्य कर रहा है, तत्कालिक घटनाएं वो देने में सक्षम हो रहा है, तो अखबारों को खासतौर पर सोचना पड़ रहा है, इवन टीवी वालों को भी सोचना पड़ रहा है। इंटरनेट की आ जाने से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। स्वतंत्रता के पूर्व पत्रकारिता का मुख्य लक्ष्य क्या था? सबका एक ही लक्ष्य था कि किस तरीके से हम क्रांति लेकर के आए, स्वतंत्रता की प्राप्ति की जाए, किस तरीके से हम अपने देश में एकता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता को बनाए रख सकते हैं, ये सारी पत्रकारिता का लक्ष्य हुआ करता था। पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता है? आपको बताना है, देखिए जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, ये नॉर्थ इंडिया में पंजाब केसरी खूब चलता है, महाराष्ट्र में पंजाब केसरी नहीं चलता है। ठीक है, तो ये इसका सही विकल्प होगा। अगला सवाल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक, वेब, सोशल आदि मीडिया उपलब्ध होने के बाद भी प्रिंट मीडिया के इतना लोकप्रिय होने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि उसके पीछे देखिए प्रिंट मीडिया की खास बात क्या है, प्रिंट मीडिया को पढ़े लिखे लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्र पत्रिकाएं, अखबार पढ़े लिखे लोग ही इस्तेमाल करेंगे, अनपढ़ आदमी जो होगा वो उस तक नहीं पहुंच पाता है। दूसरा बात यह है कि प्रिंट मीडिया में स्थायित्व होता है, वो आप एक संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बातें रहती हैं। तो इनके उपलब्ध होने के बाद भी प्रिंट मीडिया लोकप्रिय का कारण क्या है? क्योंकि लोगों का शिक्षित होना, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, नेक्स्ट डिसिप्लिनेट, इसमें देखते हैं क्या कुछ सवाल हैं। आई थिंक समय ज़्यादा हो गया है, तो इसमें कल देखते हैं फिर आगे, है ना। चलिए इसके आगे जो सवाल बचते हैं उनको हम कल निपटाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और हम आपको बता दें कि समय अनुसार आप लोग भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें और बताते रहें कि हमारे जो प्रयास हैं आपको कहाँ तक लेके जा सकते हैं या कहाँ तक लेके जा रहे हैं, आपको कितना इससे फ़ायदा हो रहा है, तो ज़रूर आप हमें लिख भेजिए। कोई सुझाव है तो आप ज़रूर हमें बताइए, क्योंकि आपके सुझाव जो हैं वही एक आगे दशा और दिशा निर्धारित करते हैं कि किस स्थिति में जा सकती हैं चीज़ें। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।